हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो एमसीक्यूज के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है क्योंकि 80 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा और 80 मार्क्स में 20 मार्क्स जो है वो आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और टोटल आपको जो मार्क्स स्कोर चाहिए पास होने के लिए वो चाहिए 19। तो अगर आप मेरी हर एक वीडियो एमसीक्यू वाली देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप साइंस के पेपर में बड़ी इजीली पास हो सकते हैं। पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर जो है वो आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द रीडिंग्स इन द एमीटर ए एंड वोल्टमीटर बी आर 2 एम्पियर एंड 4 वोल्ट आर इज अप्रोक्सीमेटली। जो एमीटर के अंदर और वोल्टमीटर के अंदर जो रीडिंग्स आ रही हैं वो रीडिंग्स क्या है? 2 एम्पियर एंड 4 वोल्ट। 2 एम्पियर है एंड 4 वोल्ट है। ठीक है। एमीटर के अंदर, एमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है एंड वोल्टमीटर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो ये उसकी रीडिंग्स हैं। तो बताइए आर क्या होगा? ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या होगी? वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे ओम्स लॉ लगाएंगे, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। वट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। Potential difference is given as 4 volt and current is given as 2 ampere. The reading on the ammeter and voltmeter are 2 ampere and 4 volt respectively. So when we divide these two values, we will get 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ओम। ठीक है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती आएगी वो आएगी 2 और उसका यूनिट क्या होता है? ओम। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो बी सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा। Move to the next question. Question number 2 is the heating element of electric iron is made up of. जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना हुआ था है? ऑप्शंस आर कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और आयरन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि जो जितने भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, गीजर हो गया, ठीक है, इसके बाद अगर टोस्टर की बात करें हम, टोस्टर हो गया, ठीक है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस है। ठीक है। और ये इनके अंदर जो भी हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है, जो अपोज करती है करंट को, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो इसलिए यहां पे टंगस्टन का यूज किया जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही लो होती है। आयरन की थोड़ी उससे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एंड टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी है वो इन तीनों से ज्यादा रहती है। दैट्स व्हाई वी यूज द टंगस्टन एज अ हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर एंड टोस्टर्स। ऑलराइट, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज टंगस्टन। Move to the question number 3. The question number 3 is a metallic wire have lowest resistance in which of the following cases? L is equal to length of wire and D equal to diameter of metallic wire. नीचे 4 केसेस हैं, बताइए कि इन 4 केसेस में से सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सी मेटालिक वायर के अंदर देखने को मिलेगा? जब मेटालिक वायर की लेंथ जो है वो L रहेगी और डायमीटर D रहेगा। डायमीटर यहाँ पे D का मतलब है एरिया क्रॉस सेक्शन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि सपोज कर लीजिए ये एक मेटालिक वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ L है और डायमीटर D है, या फिर इसकी जगह पे आप एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम रहेगा? या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि अगर लेंथ ऑफ द वायर जो है वो डबल हो जाती है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम रहता है उस केस में, या फिर अगर
लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर जो है वो हाफ कर दी जाए और जो डायमीटर है वो सेम रखा जाए, या फिर फोर्थ ऑप्शन कि लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर को डबल कर दिया जाए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि डायमीटर जो है वो हाफ कर दी जाए। तो इसमें जो लोएस्ट रेजिस्टेंस आएगा वो किस केस में आएगा, जब आप वायर की लेंथ को आधा कर देंगे। ठीक है, अगर हम वायर की लेंथ को आधा कर दें, सपोज ये पहली लेंथ थी, अगर इसी वायर की लेंथ को हम हाफ कर दें यानी कि L/2 कर दें और डायमीटर को सेम रखते हैं, तो इस केस में रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। ये आप एग्जांपल के तौर पे भी कर सकते हैं, जैसे सपोज कर लो कि L की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर है और D की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, इस तरह से अगर सेम वैल्यूज आप हर एक केस में पुट करेंगे, ठीक है, हर एक केस में पुट करेंगे, कैसे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लेके RL/A, रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है तो ρA/L। इस फॉर्मूले में अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, अपने खुद से अज्यूम करके ये वैल्यूज पुट करेंगे और हर एक केस के लिए पुट करेंगे, तो आपको दिए लगे, आप ये फाइंड आउट करेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जब लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर हाफ होगी और डायमीटर जो है वो सेम रहेगा, तभी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम आएगा। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, दैट इज L/2, D. C is the right option. Move to the next question. Question number 4 is electric potential is a scalar quantity, vector quantity, sometimes scalar, sometimes vector or none. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है इसमें से? सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। जैसे सपोज करो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था आपने स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो कि हम A से लेके B तक जा रहे हैं तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस ही मेजर किया जाता है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मेजर किया जाता है कि यहां से लेके यहां तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, तो सपोज करो यहां से लेके इस पॉइंट पे जाना है, फिर इस पॉइंट पे जाना है। ठीक है, A से B और B से C जाना है, A से B और B से C जाना है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को भी मेजर किया जाता है और डायरेक्शन को भी देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में। जैसे A से B आ जाएगी, आपकी डायरेक्शन कौन सी है, B से C कौन सी डायरेक्शन है, फिर अगर C से और किसी पॉइंट पे जाना है तो C से D कौन सी डायरेक्शन है, तो वो आ जाएगी। आपकी डायरेक्शन भी काउंट करते हैं इसके अंदर। तो स्केलर क्वांटिटी एक वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता है वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। हम डायरेक्शन उसमें नहीं देखते कि वो किस डायरेक्शन में हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है। ठीक है, तो यहां पे सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर यहां पे दी है, जो इलेक्ट्रिक केटल है वो 1 किलोवाट ऑफ पावर जो है वो कंज्यूम कर रही है जब पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो वोल्टेज जो दी है वो 220 वोल्ट दी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसको कनेक्ट किया गया है किसी स्विच के साथ, जैसे हमारे स्विच होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे वोल्टेज जो होती है वो जनरली 220 से 230 वोल्ट के बीच में रहती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल जो होती है उसका स्विच जो है वो लगाया हुआ है, और वो जो इलेक्ट्रिक केटल है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, 1 किलोवाट की पावर जो है वो कंज्यूम कर रही है एट 220 वोल्ट के ऊपर। ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। तो इसके लिए कौन सी फ्यूज वायर का यूज किया जाएगा, किस रेटिंग की? रेटिंग का मीनिंग हो गया हमने यहाँ पे आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पावर और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दी है, तो यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P = V × I। फाइंड क्या करना है हमने, I फाइंड आउट करना है, तो I = आ जाएगा P/V। P क्या है, 1 किलोवाट, इसको वाटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1000 वाट, अपॉन V कितने हैं 220, तो 0 0 कैंसिल करेंगे, 100 को 22 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.5 एम्पियर। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, 4.5 एम्पियर। वो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 4.5 समथिंग आएगा जो अप्रोक्सीमेटली 4.5 एम्पियर के बराबर आएगा। तो फिफ्थ का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज सुपर कंडक्टर्स हैव
वेरी हाई रेजिस्टिविटी, मॉडरेट रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी और जीरो रेजिस्टिविटी। सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है, मॉडरेट होती है, लो होती है या जीरो होती है? तो जो वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है वो किसकी आती है? हाई रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है जनरली इंसुलेटर्स की, ये याद रखना आपने। मॉडरेट रेजिस्टिविटी जो आती है वो आती है सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। लो रेजिस्टिविटी आती है जनरली कंडक्टर्स के लिए, और बच गया जीरो रेजिस्टिविटी, ये होती है सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई रहती है, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। मॉडरेट रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की होती है, लो रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की होती है जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। और जीरो रेजिस्टिविटी होती है सुपर कंडक्टर्स की, जो कि कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया जाते हैं, ठीक है। तो सी का सॉरी 6 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज जीरो रेजिस्टिविटी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर कौन सा होता है इसमें? 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, 10 टू द पावर 1 ओम मीटर, 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, 10 टू द पावर 6 ओम मीटर। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई रहती है, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहां पे अगर 10 टू द पावर -8 है तो ये बहुत कम रेजिस्टिविटी है, तो ये जनरली किसकी रेजिस्टिविटी हो सकती है? कंडक्टर्स की हो सकती है। 10 टू द पावर 1 है, ये भी कम है क्योंकि पावर 1 में है, तो मींस रेजिस्टिविटी जो है वो हाई है एज कंपेयर टू 10 टू द पावर -8। 10 टू द पावर -6 ये भी बहुत कम रेजिस्टिविटी है, ये भी जनरली किसकी हो सकती है? कंडक्टर्स की हो सकती है। तो बच गया हमारे पास 10 टू द पावर 6। जो इंसुलेटर्स होती हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी जनरली वेरी करती है 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 14 ओम मीटर के बीच में, ठीक है। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, 10 टू द पावर 6 ओम मीटर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन को भी दबा लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ए और बी से यहां से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है, यहां से डिवाइड हो रहा, आगे जाके इस पॉइंट पे फिर से सिंगल पॉइंट में मिल जा रहा है। तो यहां पे ऊपर वाली साइड में देखें तो 3 रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, और तीनों के तीनों सीरीज में है, और नीचे वाली साइड में भी 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड और तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या आ जाएगा? अगर सीरीज में कनेक्टेड है ऊपर वाले तो आर से जाएगा 1 + 1 + 1 3 ओम आ जाएगा। और सिमिलरली नीचे वाले तीनों रेजिस्टेंस ये और ये, अगर मैं इसको R1 R2 R3 दूं और इसको R4 R5 एंड R6 का नाम दूं तो RS की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 + R2 + R3 = 1 + 1 + 1 = 3 ओम। और सिमिलरली नीचे वाले के लिए RS = R4 + R5 + R6, तो ये आ जाएगा ये भी 3 ओम। तो डायग्राम हमारी कुछ इस तरह से बाद में बनेगी। ये सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 को जब हमने कंबाइन किया तो सिंगल रेजिस्टेंस बना 3 ओम का, और R4 R5 और R6 को जब हमने कंबाइन किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो यहां पे भी आ गया 3 ओम पॉइंट ए और बी के बीच में। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम एंड 3 ओम दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फार्मूला दैट इज 1/Rp = इसको नाम देते हैं हम अब RS1 और इसको नाम देते हैं RS2 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/Rp = 1/RS1 + 1/RS2, ठीक है। तो 1/3 + 1/3, तो ये क्या आ जाएगा? 1/Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 आ जाएगा। तो Rp अगर फाइंड आउट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा इस कॉम्बिनेशन का? दैट इज 1.5 ओम। तो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज what is the minimum resistance which can be made using 5 resistors of 1.5
ओम आएगा यहाँ पे। मिनिमम रेजिस्टेंस हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर 5 रेजिस्टर्स को किस तरह से ज्वाइन किया जाए, किस तरह से कंबाइन किया जाए और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/5 ओम है। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि मिनिमम रेजिस्टेंस हम कब ऑब्टेन कर सकते हैं, जब हम उन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इन सभी रेजिस्टेंस को, 5 रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस एंड फिफ्थ रेजिस्टेंस, इन पांचों रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है, 1/5, 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम एंड 1/5 ओम। अब इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 एंड प्लस 1/1/5, सॉरी 1/RP। तो 1/RP की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। जब 1/5 को हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, 1/5 जब ऊपर चला जाएगा तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 टाइम्स आ जाएगा। तो 1/RP की वैल्यू हो जाएगी 25। RP हमने फाइंड आउट करना है, तो RP इज इक्वल टू 25 क्या हो जाएगा, 1/25 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस हम कब ऑब्टेन करते हैं, जब हम सभी रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें कब ऑब्टेन होता है, जब हम हर एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल्ड। अगर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर करंट को डबल कर दिया जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड। तो अगर हीट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, H इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से I²RT, ठीक है। अगर हम करंट को डबल कर देते हैं, यानी कि I को डबल कर देते हैं, I क्या हो जाए, अगर 2I हो जाए, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H का फॉर्मूला क्या आएगा, 2I का स्क्वायर इंटू RT। तो दिस मीन 2 का स्क्वायर 4I का स्क्वायर IRT। अब I²RT किसके बराबर है, H के बराबर है। तो I²RT की जगह पे अगर हम H की वैल्यू पुट करते हैं तो 4H हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, 4 टाइम्स जो हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी अगर हम करंट को डबल करते हैं, तो 4 टाइम्स। तो कौन सा आंसर सही आएगा, ऑप्शन सी, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, 4 टाइम्स ओरिजिनल अमाउंट से अमाउंट तक जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी इफ वी डबल द करंट। अगर हम करंट की वैल्यू डबल कर देते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors 2 ohm and 4 ohm are respectively are connected in series to a 6 volt battery। 2 रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ठीक है। एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 4 ओम का रेजिस्टर है, और दोनों को कनेक्ट किया गया है विद अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये बैटरी आ गई प्लस माइनस 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इस तरह से। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर्स, इस 4 ओम रेजिस्टर से कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी 5 सेकंड के अंदर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला H इक्वल टू I²RT। अब यहाँ पे R की वैल्यू तो हमें पता है, R इज इक्वल टू 4 ओम है। टाइम भी पता है, टाइम कितना दिया, 5 सेकंड गिवन दिया है। H को फाइंड आउट करने के लिए हमें I की भी जरूरत है, I की भी जरूरत है। तो I को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो I को फाइंड आउट करने के लिए अब सीरीज में कंबाइन है, तो सीरीज में अगर कंबाइन है तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो करंट अगर सेम है तो फिर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। सबसे पहले हम दोनों को, इन दोनों का जो सीरीज में है इनका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओवरऑल रेजिस्टेंस RS क्या आ जाएगा, 2 + 4 = 6 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया, ठीक है। अब हम ओम लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ होता है V = I/R। अब R की वैल्यू यहाँ पे S है तो RS कर देंगे, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमने, करंट फाइंड आउट करना है। तो I = V/RS। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 6 वोल्ट, RS कितना आया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है। तो ये 6 कैंसिल यानी कि 1 एम्पियर आ गया, तो 1 एम्पियर। तो H की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, I यानी कि 1 का स्क्वायर, R यानी कि 4 ओम, T यानी कि 5 सेकंड, 1 का स्क्वायर 1, 4 × 4 5, 4 5 = 20। हीट जो है उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है।
तो 20 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 20 जूल इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर मेरी ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन, शेयर बटन और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एट होम व्हाट काइंड ऑफ एप्लायंस शुड वन परचेज। इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कम करने के लिए किस तरह का एप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं वो हमें यूज करने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का मीनिंग हो गया फैन, टीवी, ठीक है, बल्ब, हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को कम करने के लिए हमें किस तरह के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो है वो परचेज करने चाहिए, खरीदने चाहिए। ऑप्शंस हैं, वन विच ड्रॉज लो पावर, वो खरीदने चाहिए जो कम से कम पावर ले। ठीक है, अगर सपोज करो दो बल्ब हैं, जैसे आजकल एलईडी बल्ब चलते हैं और एक बल्ब होता है जो पहले हम यूज करते थे टंगस्टन, जिसमें 2 फिलामेंट लगे होते थे। ठीक है, ये टंगस्टन वाला जो होता था 100 वॉट का वो बल्ब होता था। लेकिन आजकल जो एलईडी बल्ब आते हैं वो जनरली 5 वॉट, 9 वॉट इस तरह से आते हैं। ठीक है, कितनी कम वॉटेज है इसकी। तो अगर हम इसकी जगह पे ये वाले बल्ब यूज करें तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। ठीक है, कम यूज होगी वो। तो इस तरह के हमें यूज करने चाहिए। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं कि क्या सही है। वन विच ड्रॉज लो पावर, वो जो कम पावर ड्रॉ करता हो। वन विच प्रोड्यूसेस लेस हीट, जो कम हीट प्रोड्यूस करता हो। वन विच ऑपरेट एट हायर वोल्टेज, वो जो हायर वोल्टेज पे ऑपरेट होता हो। या वन विच ड्रॉज ए हाई अमाउंट ऑफ करंट, या वो जो हाई अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता हो, लेता हो। तो कौन सा सही आएगा? लो पावर। जिसकी पावर सबसे कम होगी वो हमें परचेज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि एक बल्ब जो येलो लाइट वाला होता था, जो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये जो एलईडी बल्ब होते हैं ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो व्हाइट लाइट की जो कंजम्पशन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दिस बल्ब। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए, वन विच ड्रॉज लो पावर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज if n resistors each of resistance are connected in parallel combination। अगर n number of resistors हैं, ठीक है, अब ये n number of resistors हैं जिनका रेजिस्टेंस r है, मतलब अभी पता नहीं है हमें कि कितने n नंबर है वो, और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो r दी हुई है और उन्हें पैरेलली कंबाइन किया गया है, तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/rp इक्वल टू 1 अपॉन, हम क्या लिखते हैं, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश डैश, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो दी है वो दी है n रेजिस्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n अपॉन रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, r है, तो n अपॉन r कर देंगे। अब Rp की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो Rp क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा R अपॉन n। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R अपॉन n। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज assertion and reason टाइप क्वेश्चन। In an open circuit, the current passes from one terminal of the electrical cell to another। ओपन सर्किट, अब ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे मैं ड्रॉ करके बताऊं आपको। ठीक है, ये सर्किट है, रेजिस्टेंस है, ये एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, साथ में ये आ गया आपका स्विच। ठीक है, ये आ गई बैटरी, इस तरह से प्लस माइनस। इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ है। अगर इस स्विच को मैं ऑन करता हूं तो जो हमारा सर्किट होगा वो क्लोज सर्किट बन जाएगा। अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इस तरह से जोड़ देता हूं, अब ये क्लोज सर्किट होगा। अब क्या होगी, करंट जो है वो पास करेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, इस तरह से करंट जो है वो अब फ्लो करेगा। लेकिन जब तक वो ओपन था तब कोई भी करंट जो था वो इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगा। तो असर्शन मींस, असर्शन वाला पार्ट हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, रीजन में देखते हैं। जनरली द मेटल डिस्क ऑफ ए सेल एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल। मेटल डिस्क ऑफ अ सेल एक्ट एज ए पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये मेटल डिस्क का ही बना होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये जो मेटल पॉजिटिव टर्मिनल है ये मेटल डिस्क का बना होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ये तो बिल्कुल गलत है, असर्शन क्योंकि गलत है। ठीक है, यहाँ पे तो करेक्ट लिखा हुआ है।
बी ऑप्शन है द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि करेक्ट है, करेक्ट तो है नहीं, असर्शन गलत है, असर्शन तो रॉन्ग है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है, असर्शन ट्रू नहीं है, असर्शन रॉन्ग है। डी है द स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज फॉल्स एंड बट द रीजन इज ट्रू, अब ये सही ऑप्शन है, असर्शन फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। रीजन में क्या दिया है कि जो सेल होता है पॉजिटिव टर्मिनल का, बैटरी का जो सेल होता है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो मेटल डिस्क का बना हुआ होता है, तो ये सही है। और जो ओपन सर्किट होता है वहां पे करंट जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास नहीं होता है, यहां पे इन्होंने लिखा है कि वो पास करता है। पास क्यों नहीं करता है? क्योंकि ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें स्विच जो है वो ऑफ रहता है ना कि ऑन रहता है। जब स्विच ऑफ है तो उसमें से कोई भी करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question, question number 15. If R1 and R2 with the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt respectively operating 220 volt, then अब 40 वाट एंड 60 वाट यहाँ पे बल्ब हो सकते हैं, ठीक है, फिलामेंट ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट बल्ब यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है, मिस हो गया होगा, रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट, देन ऑप्शंस हैं R1 इज ग्रेटर देन R2, सॉरी लेस देन R2, R2 इज लेस देन R1, R1 इज इक्वल टू R2 और R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए पावर आपको क्या दी है, पावर 1 40 वाट, एक बल्ब है जिसकी पावर 40 वाट है और दूसरा बल्ब है उसकी पावर कितनी है, 60 वाट है, ठीक है, और उनका रेजिस्टेंस क्या दिया है, R1 और R2। जो पावर 1 यानी कि जो फर्स्ट बल्ब है जो 40 वाट का है उसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, और दोनों जो बल्ब है वो ऑपरेट हो रहे हैं एट 220 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे पावर है, रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन टर्म्स ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की फॉर्म में वी स्क्वायर अपॉन R। अब इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, मींस अगर पावर बढ़ेगी, अगर पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो अब इन दोनों केस में देखिए पावर किसकी ज्यादा है, पावर P2 की ज्यादा है, तो अगर इसकी पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस R2 क्या होगा, लेस होगा। और जिसकी पावर कम है, देखिए अगर जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पावर कम किसकी है, P1 की, ये पावर कम है एज कंपेयर टू 60 वॉट, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा। तो अब देखिए R2 जो है वो कम है, R2 जो है वो लेस है किससे, R1 से, तो सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, R2 इज लेस देन R1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वी मोस्टली यूज कॉपर वायर्स, वाई। ज्यादातर देखा होगा आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग जो आपके घर में फिटिंग्स होती हैं, बिजली की तारें जो डलती हैं, वो जनरली तारें यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो कॉपर की वायरें यूज करते हैं, जहां कोई भी जो फिटिंग करता है वो कॉपर की वायर यूज करता है। क्यों क्यों कॉपर की वायर ही यूज करते हैं? क्यों? ऑप्शंस दिए हैं, कॉपर इज इजिली अवेलेबल, क्योंकि कॉपर जो है वो इजिली मिल जाता है, बाकी जो मेटेलिक सब्सटेंसेस है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या इजिली नहीं मिलते, क्या यही सही ऑप्शन है? कॉपर हैज हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कॉपर का ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर कॉपर की लो रेजिस्टिविटी होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉपर हैज हाई रेजिस्टिविटी। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा कम होती है। अब सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिल्वर की होती है, उसके बाद आता है कॉपर और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट सेशन में कि सिल्वर को हम एज अ कॉपर एज अ वायर के तौर पे इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम कॉपर की वायर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर इलेक्ट्रिकल फिटिंग में कॉपर की वायर इसलिए यूज की जाती है क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे नहीं कह सकते, सिल्वर से थोड़ी ज्यादा होती है, बट ठीक है, उसको हम वायर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question 17. Alloys are used as standard resistors for electric iron and toasters because alloys का यूज
स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स के तौर पे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स या गीजर्स में क्यों किया जाता है? अब ये भी पता है आपको, ये भी लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर के ऊपर। ऑक्सीडाइज यानी कि ये एयर के कांटेक्ट के जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। जो एलॉयज होते हैं जनरली टंगस्टन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर्स के बीच में टंगस्टन एलॉय यूज किया जाता है, और टंगस्टन एलॉय जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करता है एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत दिए हैं, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दीज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। Move to the next question 18. Which of the following are in the order of high increasing resistivity? इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि सबसे पहले सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी जो आती है वो मैं आपको बता दूं वो किसकी होती है, मेटल्स की होती है, ठीक है। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी आती है, मेटल्स की, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टर्स की होती है। कंडक्टर के अंदर दोनों आ जाते हैं, यहां पे मैं बता देता हूं, कंडक्टर्स के अंदर मेटल्स भी आते हैं और एलॉयज भी आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन कंडक्टर नहीं दिया है हमें, मेटल और एलॉय दिखा है, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मेटल, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। उसके बाद आ जाते हैं एलॉयज, इनकी रेजिस्टिविटी मेटल से थोड़ी ज्यादा रहती है। जो मॉडरेट में आ जाते हैं वो आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी मेटल और एलॉय से दोनों से ज्यादा रहती है। और लास्ट में आ जाते हैं इंसुलेटर्स, ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, मेटल्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन सीरीज कॉम्बिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स द सेम? सीरीज कॉम्बिनेशन में नीचे दिए गई चार क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन सपोज करो हमारे पास ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तीन रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कंबाइन की है, ठीक है, इस तरह से ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है, करंट यहाँ पे I है। तो बताइए इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी करता है, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस में V1 होगा, R2 के अक्रॉस में V2 होगा, और R3 के अक्रॉस में कुछ और होगा यानी कि V3 होगा। करंट सेम फ्लो करता है, अगर करंट जो करंट यहाँ पे आई है वो करंट इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, 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 करंट जो है वो सेम रहता है। तो कौन सा आंसर सही आएगा, ऑप्शन सी। लेकिन पैरेलल में जब हम कोई रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट करते हैं, सपोज करो ये दो रेजिस्टर्स हैं R1 R2, ठीक है, इसको इस तरह से एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया प्लस माइनस। अब इस केस में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहां पे करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम रहता है। यहाँ पे V जो है वो सेम रहेगा, इसके क्रॉस में I1 हो जाएगा करंट, इसके क्रॉस में I2 हो जाएगा। I टोटल है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस में करंट जो है वो डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है, हमने सीरीज के लिए पूछा था तो सीरीज के केस में करंट सेम रहता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यहां पे सी को आपने टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर बिकम्स रेड हॉट बट नॉट कनेक्टिंग वायर्स बिकॉज जो हीटिंग एलिमेंट होता है हीटर का, हीटर आपने जनरली घरों में जो जलते हैं हीटर, ठीक है, तो उसका जो एलिमेंट होता है वो रेड हॉट हो जाता है। जब आप प्लग इन करते हैं हीटर को तो उसका जो एलिमेंट होता है, जो उसके अंदर कॉइल लगी होती है, ठीक है, वो रेड हॉट हो जाती है, बिल्कुल लाल कलर की हो जाती है वो। जबकि जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो क्यों नहीं लाल कलर की होती, जबकि दोनों जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है हीटर के अंदर वो हॉट क्यों हो जाता है, वो रेड कलर का बिल्कुल हॉट क्यों हो जाता है, जबकि जो कनेक्टिंग वायर्स उसके साथ जो तारें जोड़ी होती हैं वो रेड कलर की क्यों नहीं होती हैं? अब इसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो ऑलरेडी मैं बार बार इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे वो गीजर का हीटिंग एलिमेंट हो, चाहे वो टोस्टर का हीटिंग एलिमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट हो,
उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, जो क्या करती हैं, करंट को अपोज करती हैं, और करंट अपोज होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो रेड हॉट हो जाता है, जबकि कनेक्टिंग वायर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। तो इसमें सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटर वायर इज हाई एंड दैट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स इज एक्सट्रीमली लो। तो ए ही इसका सही ऑप्शन है। रेजिस्टेंस जो होता है हीटर वायर का वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द कनेक्टिंग वायर, जिनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, लेस रहता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से डिटेल में आपने इस वीडियो को देखा होगा। क्यों इसी तरह के वीडियोस जो है वो एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं वो हमेशा मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लेते आऊंगा। तो आज इस सेशन के साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, फिजिक्स के 3 चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर, ह्यूमन आई वाला चैप्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, जितने भी मैं एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूं इसके अलावा कोई भी एमसीक्यू आपको बाहर से नहीं आएगा। जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देखा है, मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है उनको पूरा डिटेल में पढ़ा है, देखा है, तो उनका कोई भी एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।